जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ है अमित माली जी, जो वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे रहते हैं और हिंदू वॉइस नाम की एक वेबसाइट चलाते हैं जो बांग्लादेश के अंदर की खबरें रखते हैं। ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे वहां पे क्या चल रहा है उन चीजों की इनको बहुत ज्यादा जानकारी है। और आज हम हमारे साथ ये शेयर करेंगे कि वहां पे इस समय जो हिंदू समाज प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है बांग्लादेश के अंदर, और ये जो सनातन कॉम्प्लेक्स को लेके जो बहुत बड़ा विवाद शुरू हुआ है बांग्लादेश के अंदर, वो क्या है, उन सारी चीजों को समझेंगे। और बॉर्डर पे इस समय जो सिचुएशन है वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे, वहां का भी सिचुएशन का एक अपडेट ले लेंगे अमित जी से। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आने के लिए। नमस्कार। आपको भी नमस्कार मेरे आपके शो में मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने जो प्रश्न पूछा, हाँ। उस प्रश्न का मैं सीधा सीधा उत्तर देता हूँ। बांग्लादेश में एक डिस्ट्रिक्ट है गाईबांधा। उस गाईबांधा जिले के आप गाईबांधा जिले की जो एक जगह है पलासबाड़ी नाम का, पलासबाड़ी थाना एरिया में, वहां पे एक सनातन टेम्पल कॉम्प्लेक्स नाम के एक कॉम्प्लेक्स गांव के हिंदुओं ने बनाया था। और वहाँ वो जो पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स बना है वो पूरा एकदम देवोत्तर संपत्ति पे बना हुआ है, एक मंदिर की जमीन पे। फिर उसको लेके वहाँ पे पिछले कुछ सालों से वहाँ पे श्री कृष्ण की मूर्ति बनती है। और उसके बाद वहाँ पे आदि शिवा की मूर्ति बनती है, जो कि हमारे भारत में जो भारत की जो साउदर्न पार्ट में जो सदगुरु का जो शिवा का मूर्ति है, हुबहू एकदम सेम दिखने वाले एक शिवा का मूर्ति बनते हैं, भगवान शिवा का, जो कि आकार में छोटा है लेकिन बांग्लादेश की सबसे बड़ी मंदिर है। और ये सब तो सही से चल रहा था पिछले कुछ सालों से। वहां पे भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति भी है और तरह तरह की देव देवी का मूर्ति है, और एक टेम्पल मतलब परिक्रमा टाइप के एक जगह पे वहां पे बने हुई थी। लेकिन इसको लेकर समस्या नहीं था। समस्या तब होती है जब वहां पे उन टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स का जो कमेटी है वो अनाउंस करते हैं कि हम लोग बांग्लादेश की सबसे बड़ी भगवान श्री राम की मूर्ति बनाएंगे, और मूर्ति निर्माण की काम चालू भी हो जाती है। इसमें कोई समस्या नहीं आया था, तब तक ये चल रहा था। लेकिन समस्या ये बनती है जब बीएनपी पावर में आती है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये पावर में आने के बाद बांग्लादेश में जितने भी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है, जैसे कि हिफाजत इस्लाम, जमात इस्लाम, बांग्लादेश इस्लामी आंदोलन, छात्र शिविर, ये सब जितने भी छात्र शिविर, जितने भी ये सब इस्लामिक संगठन है, ये बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं। और वो लोग इसको मंदिर को लेके पहले छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहती थी कि ये यहाँ पे एक जगह पे इतनी मंदिर क्यों बन रही है, बड़ी बड़ी मूर्ति क्यों बन रही है। इसको लेकर फिर भी समस्या नहीं था। समस्या तब होती है, बांग्लादेश का एक संगठन है हिफाजत इस्लाम, और उसके साथ एक संगठन है नौ मुस्लिम फाउंडेशन। नौ मुस्लिम फाउंडेशन क्या करते हैं कि जितने भी लोग हिंदुओं से मुसलमान बनती है, उनको रखने का, खाने का, उनकी तरह तरह का उनको सुविधा देने का, जैसे वो परिवार छोड़ के चले आए, तो इसको जो हिंदू लोग मुसलमान बनते हैं तो इसको ये लोग सहायता करते हैं। ये जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन पहले इसको लेकर समस्या शुरू करती है। समस्या का शुरू होता है क्या कि टेम्पल कॉम्प्लेक्स का जो कमिटी है, ये कमिटी ये घोषणा करती है कि ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स बनाने में हम लोगों को लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च होगा, ये घोषणा करती है। और बोलते हैं कि ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स का जो खर्चा होगा, ये खर्चा सबसे ज्यादा पैसा कौन दे रहा है? हरिदास तरण चंद्र दास नाम का एक व्यक्ति दे रहा है। ये उन लोगों ने टेम्पल कॉम्प्लेक्स कमेटी घोषणा कर रहा है कि लगभग 20 करोड़ खर्चा होगा, और पूरा खर्चा एक हरिदास तरण चंद्र दास नाम का हिंदू व्यक्ति ये खर्चा दे रहा है। अब ये इसको लेकर इसके बाद ही समस्या शुरू होता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, जो हिंदू व्यक्ति हरिदास तरण चंद्र दास, तो इसको शॉर्ट में वीडियो की समझने की वजह से हम लोग हरिदास नाम से उनको बुलाएंगे। ये हरिदास क्या करती है, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो नौ मुस्लिम फाउंडेशन है, हिफाजत इस्लाम, ये लोग बोलना शुरू करते हैं कि
ये जो हरिदास है ये पिछले 10 साल पहले ये हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान बन गया था, और फिर मुसलमान बनने के बाद ये ढाका में रहता था, और ढाका में ये एसी मैकेनिक का काम करता था, और वहां पे ये लोगों को चीट करना शुरू करता है। लोगों को क्या करता था, ये लोगों को मैं प्रधानमंत्री का जो दफ्तर है दफ्तर का ऑफिसर हूँ इसको बोल के लोगों को नौकरी दिलाने की, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने की, लोगों को टेंडर दिलाने की, लोगों को सुविधा देने की बात बोल के लोगों से करोड़ों रुपया लूट लेते हैं। और ये सही भी है, ये बात सही भी है। वो हरिदास 10 साल पहले जो इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, उसके बाद वो उनका नाम हुआ था ताওহীদ इस्लाम, और उसके बाद वो पिछले बहुत दिनों से शेख हसीना के टाइम पे ही वो बहुत लोगों को चीट करता है, और लगभग उनके खिलाफ जो मतलब जो एलिगेशन है कि वो 100-200 करोड़ रुपया लोगों से वो ठग के ले लिया। तो इसको चलते तो फिर वो उसके खिलाफ केस भी हुआ था शेख हसीना के टाइम पे, वो अरेस्ट भी हुआ था। उसके बाद वो जमानत से रिहा हो गया, और फिर वो पहले जाके क्या करते कि बगुड़ा डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में, बगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में वो क्या करते वहां पे एक रिसोर्ट बनाता है। उसके बाद वो वहां से चले जाके, जबकि बगुड़ा उनका बर्थ प्लेस है वो हरिदास का, जो कि ताওহীদ इस्लाम एक बार इस्लाम स्वीकार करने के बाद उसका नाम हुआ था। वो क्या करते हैं कि गाईबांधा डिस्ट्रिक्ट की पलासबाड़ी एरिया में वो जाके रहने लगता है, और वहां पे मंदिर बनाना शुरू करता है। तो नॉन मुस्लिम फाउंडेशन बोलना लगता है कि भाई ये आदमी इतना पैसा इसके पास कहाँ से आया, ये पहले मुस्लिम बन गया था, फिर ये हिंदू बन गया, अभी बोल रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ। ये अमित जी एक मिनट, सॉरी अमित जी, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे थोड़ा ऑडियंस को थोड़ा एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो बेसिकली ये जो हरिदास नाम का बंदा है ये पहले हिंदू था, फिर मुसलमान बन गया 10 साल के लिए, फिर आप बोल रहे हो ये वापस हिंदू बन गया वहां पे। हाँ हाँ, फिर हिंदू बन के ये बहुत पैसे मतलब 20-50 करोड़ खर्च करके मंदिर बनता है। अच्छा, ओके ओके, प्लीज कंटिन्यू। तो फिर इसको लेके दो मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ये आपत्ति जताती है। एक है नॉन मुस्लिम फाउंडेशन, दो है हिफाजत इस्लाम। तो ये दोनों लोग क्या करते हैं, इसको लेके बोल रहे हैं कि नहीं ये लोग अलग एंगल से इसका विरोध करते हैं। पहले बोलता था कि ये मुसलमान फिर हिंदू बन गया, फिर बन गया, ये सब बोल रहा था। दूसरी बार ये नैरेटिव चेंज कर दिए ये लोग, ये बोल रहे हैं कि ये जो गाईबांधा डिस्ट्रिक्ट है ये भारत के पश्चिम बंगाल के नॉर्थ में सबसे जो जिला है, जो कि कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट के जो चंद्राबांधा है, ये इंटरनेशनल ट्रेड की जगह है, जहां से आमदनी रप्तानी होती है। उसके ठीक उल्टे तरफ बांग्लादेश में जो गाईबांधा डिस्ट्रिक्ट है, और वहां पे मंदिर क्यों बना रहा है, वो बोल रहे हैं कि जो चिकन नेक जो है इसको चौड़ा करेंगे भारत, और हिंदू यहाँ पे हिंदू यहाँ से क्यों नहीं छोड़ के जा रहा है, यहाँ पे इतनी जगह खरीद के मंदिर क्यों बना रहा है, ये सारा कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है। ये लोग ये सब लेकर बोलना शुरू किया। फिर एक दिन अचानक से गाईबांधा के जो पलासबाड़ी जो एरिया है, जो कि उनका थाना एरिया है, एक छोटी सी टाउन है, वहां पे जमात इस्लामी और इस्लामी आंदोलन ये लोग मिल के एक प्रोटेस्ट रैली निकालती है। और वो प्रोटेस्ट रैली में एक बैनर था, उस बैनर में उन लोगों ने लिखा था कि ये मंदिर को तोड़ दो, ये मंदिर का कोई यहाँ पे रहने नहीं देंगे, बांग्लादेश में जो हिंदुत्ववादी को हम रहने नहीं देंगे, हिंदुओं को नहीं रहने देंगे, यहाँ पर जय श्री राम का नारा नहीं चलेगा, ये सब बोल के एक रैली निकालते। वो रैली में कुछ मद्रासा के छात्रों ने क्या करते हैं कि जूते अपने पैर से जूते उतर के, और श्री राम का जो फोटो लगा था बैनर में, उसके ऊपर जूता मारना स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो जब पूरा देश में फैलता है तो हिंदुओं में बहुत आक्रोश होना शुरू हो जाता है। पूरा देश में हिंदुओं ने, हिंदू स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में, जैसे जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी, देश की टॉप जो यूनिवर्सिटी, मोहम्मद सिंह यूनिवर्सिटी, चट्टग्राम का चिटागांग यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटी के छात्र रात को टॉर्च लेके मतलब ये प्रोटेस्ट रैली करना शुरू कर देते, और हिंदुओं भी दिन को हिंदू जगह जगह पे प्रोटेस्ट रैली शुरू कर देते। तो ये है पूरा बात। अभी मौलवाद जो है, जो इस्लामिक कट्टरपंथी है, वो अभी तक जो खबर है पिछले 2 दिन से, जो हिंदुओं ने पलटा प्रोटेस्ट करना शुरू किया, ये लोग अभी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है,
लेकिन ये बांग्लादेश का जो ये घटना है, बांग्लादेश में वैसे ही हिंदू संख्या लघु है, माइनॉरिटी है, तो और वहाँ पे उनके ऊपर अत्याचार भी होते रहते हैं। और वो मतलब क्या बोलते हैं, और पिछले मोदी सरकार के आने के बाद जो बॉर्डर में जो स्मगलर को गोली मारते हैं बीएसएफ, इसको लेके भी वो उन लोगों को वहां पे कुछ अलग अलग टाइप का पॉलिटिकल नैरेटिव चलता रहता है। तो इसको लेके हिंदुओं के ऊपर तो पहले से ही टॉर्चर होता रहता है, और अभी भी जोर जोर से चल रहा है। मतलब ऐसा दिन नहीं है कि जहाँ पे कोई हिंदू का मर्डर हुआ नहीं बांग्लादेश में, ऐसा दिन कोई नहीं गया। ये बात है, ये पूरा इशू है। तो ये तक अभी तक ये मुझे जस्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लार्जर प्रॉब्लम पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये जो सनातन कॉम्प्लेक्स वाले इशू के ऊपर मुझे एक प्रश्न पूछना है कि आपने कहा कि ये जो बंदा पहले हिंदू था, फिर मुस्लिम बन गया, फिर उसने स्कैम किए जब वो मुस्लिम बना था, फिर वापस हिंदू बन गया, फिर उस पैसे से वो ये बना रहा है। तो यहाँ पे मेरे को ये पूछना है कि ये जो जमात वाले लोग हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि ये मंदिर आज ही बना है, मतलब ये तो बहुत सालों से था, और आपने कहा भी कि पहले भी वो ये प्रोटेस्ट करते थे। तो आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि जमाती और ये जो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस आपने बोले, इनको बहाना मिला है अभी कि इसको तोड़ने के लिए। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग कि पहले वो खुल के वो कर नहीं पा रहे थे, तोड़ नहीं पा रहे थे, अब उनको बहाना मिल गया कि ये देखो इसने ऐसा स्कैम किया तो तोड़ दीजिए करके। ओके ओके, ऐसा नहीं, वो स्कैम को नहीं समझते, नहीं उनको समझता है श्री राम की मूर्ति को लेके। वहां पे पहले भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है और भगवान शिव की मूर्ति है, लेकिन श्री राम की मूर्ति को लेकर उन लोगों का समस्या है। नहीं वो तो समझ गया, वो तो मैं समझ गया। ओके ओके ओके, तो ये एक चीज है। और दूसरा, अभी ये जो बॉर्डर पे हम लोग जो देख रहे हैं, हर रोज वीडियोस आ रहे हैं कि 50-50, 100 लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब मालडा के अंदर कल का एक फोटो आया था, वीडियो भी आया था, जहां पे 100 लोग उधर पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब मेरे को एक क्वेश्चन, अभी आप जैसे उस रीजन में हैं, आपको पूरा नॉलेज है, मुझे ये पूछना था कि ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अभी घुसपैठ कराना है वो तो करने, मतलब और भी तरीके हैं करने के लिए, चुपचाप कर सकते हैं जिसको करना है। तो ये जो ऑप्टिक्स क्रिएट किया जा रहा है जमात के तरफ से कि हम मार्च कर लेंगे बॉर्डर पे, 100 लोग को लेके आके पत्थरबाजी हो रहा है, तो ये क्या जानबूझ के किया जा रहा है? ये क्यों ये चीज मोबिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे? देखिए, ये जो भारत से जो स्मगलिंग होती है ना, ये स्मगलिंग हमारी तो, भारत तो बड़ी देश है, यहाँ का इकोनॉमी बहुत बड़ी है, और यहाँ का लोग अपने उत्पादक सिस्टम पर निर्भरशील है। बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में टेक्सटाइल के सिवा उनका इकोनॉमी का और कुछ नहीं है, और थोड़ी बहुत मछली और एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स। लेकिन बांग्लादेश में इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है भारत से स्मगलिंग। ये आपको दिख नहीं रहा है, किसी को ये कोई रिपोर्ट में नहीं आएगा, लेकिन सबसे बड़ी हिस्सा है। और उनकी जो बॉर्डर गार्ड, उनका जो बॉर्डर का जो रक्षक है, जो बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश, बीजीबी, जो पैरामिलिट्री फोर्स, ये पूरा स्मगलिंग से जुड़ा हुआ है। मैंने देखिए, खाली हम लोग तो भारत में चर्चा होती है कि जो गाय की स्मगलिंग होती है, गाय, ऑक्स, जैसे सांड, ये सब का स्मगलिंग होती है, लेकिन मसाले, तेल, हाई क्वालिटी क्रीम, सिगरेट, बीड़ी, नारियल का तेल, लहसुन, अदरक, चीनी की गोलियां, ये सब मतलब हाई अमाउंट पे ये स्मगलिंग होती है बांग्लादेश में। और मेडिसिन भी है, जो कि हाई क्वालिटी का मेडिसिन और ब्रांडेड जो लिकर की बोतलें, ये सब बांग्लादेश में स्मगलिंग होती है। और ये बीजीबी का रेट फिक्स्ड है कि भाई एक गाड़ी बॉर्डर पार करके बांग्लादेश जाती है, बांग्लादेशी जो बॉर्डर गार्ड, बीजीबी जो जिसको बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्स, जो सीमांत की रक्षा करती है, उनका वो 300 रुपया लेता है पाक गाय के पीछे, और इसको छोड़ देती है। और अभी भी जो बॉर्डर में जो झमेला हो रहा है, आप वीडियो को ठीक से देखेंगे तो आप एक चीज आपको पता चलेगा कि जीरो लाइन पे बीएसएफ और बॉर्डर बीजीबी का बहस हो रहा है, और बीजीबी के पीछे हंड्रेड्स ऑफ बांग्लादेशी आके खड़ा हुआ है
बीएसएफ जवानों को गाली दे रहा है, लेकिन बीएसएफ के पीछे कोई भारतीय नहीं रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल जो लॉ है, जीरो लाइन में पर्पस छोड़ के कि किसी का जीरो लाइन पे जमीन रह गया, वो खेती करने जाएगा, उसको छोड़ के कोई आम नागरिक बॉर्डर के उस तरफ जो जीरो लाइन पे जो है वहां पे नहीं जा सकता। तो साधारण जो लोगों को बीजेपी इसलिए लाया है बीएसएफ के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि वो डर के वो पोस्ट छोड़ के जाए, कुछ समय के लिए उसको आधा घंटा 30 मिनट 1 घंटा उसको समय मिले, वो स्मगलिंग कर पाए। और वो मतलब इंटरनेशनली वो बांग्लादेशी को इसलिए लेके आ रहा है क्योंकि सबसे स्मगलिंग रोकने का सबसे बड़ा समस्या बीजेपी को हुआ है। और ऐसे ही स्मगलिंग बंद होने के कारण से बॉर्डर के उस तरफ जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनका जो इकोनॉमी वो तो स्मगलिंग से जुड़ा हुआ है, तो उनका इकोनॉमी वो तो उनका समस्या हो गया है, तो इसलिए उनका भी गुस्सा है। और बीएसएफ उस गुस्से को बीएसएफ के खिलाफ उस गुस्से को काम पे लगाया जा रहा है, उसको बीएसएफ के ऊपर अटैक कर दे या बीएसएफ के ऊपर कुछ कर दे, कुछ जगह पे हमला कर दे, कुछ लोगों को उठा के ले जाए, ये सब टाइप का वो हो रहा है। क्योंकि बांग्लादेश का पहले भी इतिहास हुआ है ऐसी कि ये लोग भीड़ को लेके बॉर्डर के ऊपर हमला कर दिया, जो वायर फेंसिंग है उसको काट दिया, ये सब घटना है। तो इसको लेके और सबसे बड़ी जो भारत की तरफ से हुआ है कि पहले का जो फेंसिंग था वो 10 फुट का था, अभी 20 फुट का फेंसिंग बन रहा है, नया वाला जो फेंसिंग, इसलिए उन लोगों का समस्या अभी हो रहा है। और इसको लेके बांग्लादेश में बहुत ही गुस्सा है, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों में पहले से भूखमरी अभी वहां पे चालू है बहुत। एक्चुअली क्या कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत हाई है बांग्लादेश में, और वहां पे जो बीफ का जो रेट है, इसको लेके बहुत ही गुस्सा है लोगों में, बांग्लादेशी मुसलमान में। चावल का रेट लेके बहुत ही गुस्सा है, मसाला का रेट लेके बहुत ही गुस्सा है वहां पे, क्योंकि भारत से इलीगल काउ स्मगलिंग बंद हो गया है, इसकी वजह से वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ा है। और भारत को और एक भी कारण है, भारत क्या किया कि वो जो उनका जो टेक्सटाइल जो विदेश में एक्सपोर्ट करते थे, वो उसके पास तो बड़ी पोर्ट नहीं है, उसके पास बड़ी एयरपोर्ट नहीं है, कार्गो एयरपोर्ट इतना ज्यादा नहीं है, तो इसलिए भारत उसको एक सुविधा देता था, ट्रांसशिपमेंट सुविधा, कि माल सड़क पथ से भारत में आता था, फिर यहाँ से सारा विश्व में जाता था। तो उसको लेके बहुत सारे टेक्सटाइल जो फैक्ट्रीज है वो बंद हुआ है, तो इसको लेके वहां पे बेकारी, भूखमरी, इन्फ्लेशन, ये सब को लेके बांग्लादेश के लोगों में बहुत गुस्सा है। और वहाँ का एक कॉमन इश्यूज है कि लोगों में जब गुस्सा होती है, लोगों में जो कॉमन इश्यू के लोग गुस्सा होती है, तब वो क्या करते हैं कि उनका जो इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए भारत के विरुद्ध ये लोग प्रचार, भारत के विरुद्ध नैरेटिव ये सब चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बात है। ओके। और अभी इस चीज में आपको लास्ट जब से यूनस की सरकार गई है, अब यूनस की सरकार जब थी उस टाइम पे पूरे क्रिमिनल्स को उसने रिलीज कर दिया था, वहां पे सारे जिहादी लोग को उसने रिलीज कर दिया था, और उसने काफी पाकिस्तान से कार्गो की चेकिंग बंद करवा दी थी चित्तगोंग पोर्ट में। तो ये बहुत सारे स्टेप्स किए थे। लेकिन अब पिछले 3-4 महीने में जो नई सरकार आई है, इसके बाद में आपने क्या देखा है कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं कि सेम चीज है या सुधार हो रही है? हालात बहुत खराब हो रहा है। यूनुस की टाइम पे तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो हो रहा था, अभी हिंदुओं के ऊपर भी हो रहा है, मुसलमान के भी ऊपर हो रहा है, मुसलमान के ऊपर मुसलमान अत्याचार कर रहा है। अभी बांग्लादेश में हर दिन रेप मर्डर, एक जैसे कि मानो बांग्लादेश विश्व का रेप कैपिटल हो जाएगा बहुत जल्दी। इतने सारे रेप, मर्डर, लूटपाट, हाँ, ये सब जो हो रहा है बांग्लादेश में, ये बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। और जैसे कि यहाँ पे अभी वहां पे सरकार, बीएनपी की जो सरकार है, ये स्ट्रॉन्ग स्टेट इसलिए नहीं ले पा रहा है कि बांग्लादेश में अभी जमात जो है, जमात एक स्ट्रॉन्ग प्रतिपक्ष के रूप में पार्लियामेंट में बैठा है, तो इसको लेके
सरकार कुछ करने जाए तो जमात छोड़ेगा नहीं। ओके ओके सर, जमात मुझे जमात ये भी सिमिलर कर दे। ओके ओके अमित भाई, मुझे ये भी पूछना था कि क्या आपको इस चीज की कुछ इंफॉर्मेशन है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तानी लोग जाते हैं बांग्लादेश में, जमात के लीडर से मिलते हैं और वो लोग बॉर्डर का एरियाज का भी उन्होंने दौरा किया, ट्रिप वगैरह किया, आपको क्या लगता है कितना इन्फ्लुएंस है पाकिस्तानी क्लरिक्स और जो मदरसे से जो लोग आते हैं जमात का, या आपको लगता है जमात एक इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है? नहीं, जमात इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं करता। जमात पाकिस्तान से साथ ही मिलकर ही काम करता है। देखिए, बांग्लादेश बांग्लादेश में दो संगठन है। एक जमात इस्लामी पाकिस्तान से मिलकर काम करता है, और एक हिफाजत इस्लाम, वो तालिबान से मिलकर काम करता है। तालिबान के बहुत सारे लोग अभी बांग्लादेश में है, वो अभी ट्रेनिंग वगैरह दे रहा है। और पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग बॉर्डर की एरिया में ट्रेनिंग दे रहा है। और यहाँ पे बांग्लादेश की बॉर्डर एरिया में तुर्की की फंडिंग से मस्जिद भी बन रही है, और हमारे इस तरफ भी बन रही है, वेस्ट बंगाल में भी बन रही है। ओके। और क्या बोलते हैं उसको, बांग्लादेश की जो सरकार है ये इसको कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि उनको वोट चाहिए। और बांग्लादेश का जो पॉपुलेशन है, इकोनॉमी पूरा ही भारत के ऊपर निर्भर है। और स्मगलिंग का भी एक इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश की, मतलब उनकी लाभ होती है उनसे। तो इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस पहले भी था। शेख हसीना के टाइम पे थोड़ा कम हुआ था, अभी फुल फ्लेज है। क्योंकि जो राजाकार बोलते हैं, जमात इस्लामी जिसको समर्थन करती है, राजाकार क्या है कि जो लिबरेशन, बांग्लादेश के लिबरेशन वार के समय हिंदुओं के ऊपर और मुक्ति बाहिनी के ऊपर जो लोग अत्याचार करते थे पाकिस्तान के साथ मिलकर ट्रेनिंग करके, वही राजाकार है जो हिंदू जेनोसाइड किया था। उस राजाकार को ये ओपनली सपोर्ट करती है जमात इस्लामी, और इन लोगों को ये शहीद मानते हैं। तो इसको लेके ये तो सब जानते हैं जी कि जमात इस्लामी कौन सी पार्टी है। जमात इस्लामी और एक जेएमबी है, जसीमुद्दीन रहमानी का नियो जेएमबी, और अपना नॉन मुस्लिम फाउंडेशन तो है ही, दावा गैंग्स तो है ही, हिफाजत इस्लाम भी तो है ही। इस्लामी आंदोलन बोल के एक नया संगठन भी अभी आया है, इस्लामी आंदोलन बोल के एक नया संगठन भी आया है, वो भी खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान अभी तक तो कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह वहां पे किया नहीं। खाली एक ही चीज पाकिस्तान ने किया है जो इतने दिन बंद था, कि यहाँ से कुछ जो लड़के बांग्लादेश से पाकिस्तान पढ़ने जाएगा, उसको कुछ सारी यूनिवर्सिटीज की दरवाजा खोली है और स्कॉलरशिप देने की बात कही है। अब तक ये सीमित है, लेकिन पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बहुत है, अभी भी है, हर समय चल रहा है, सब कुछ चल रहा है भारत। वहां पे भारत थोड़ी कुछ दिन के लिए आप मानो कि भारत बांग्लादेश को देख नहीं रहा है, भारत देख नहीं रहा है उस तरफ क्या हो रहा है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, उस तरफ क्या हो रहा है भारत बहुत दिनों से दिख नहीं रहा है। और भारत खाली एक चीज को लेकर समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रही है कि वीसा मतलब वो लोगों को दे नहीं रहा है वीसा, ओनली इमरजेंसी मेडिकल पर्पसेस के लिए वीसा दे रहा है, नहीं तो और सब वीसा सेंटर क्लोज करके रखा है। आप सोचिए, वीसा सेंटर क्लोज करके आप कुछ हंड्रेड्स कुछ थाउजेंड लोगों को आप रोक सकते हो भारत आने में। लेकिन आप ये जो वेस्ट बंगाल का इतना लंबा बॉर्डर, त्रिपुरा का इतना लंबा बॉर्डर, मेघालय का इतना पहाड़ी एरिया, गारो हिल्स का ये पहाड़ी एरिया, इसको आप कैसे रोकोगे? इसको आप कैसे रोकोगे? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो इसलिए बहुत जल्दी से जल्दी बॉर्डर फेंसिंग का काम सरकार कर रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसको बांग्लादेश में जितने भी कट्टरपंथी संगठन है, अगर उसको खत्म नहीं किया गया तो भारत के लिए समस्या है। क्योंकि पिछले बहुत घटना में हमने देखा है कि
बांग्लादेश की कट्टरपंथी वहां पे काम करके इस तरह भाग के आती और इधर अरेस्ट होती है। जैसे कि उस्मान हादी को मर्डर करने के बाद वेस्ट कहां पे अरेस्ट हुआ, वेस्ट बंगाल पे अरेस्ट हुआ वो लोग, है ना। जेएनबी की जो नेता ये कहां अरेस्ट होती है, वेस्ट बंगाल में अरेस्ट होती है ना। अमित भाई, मुझे बस इस पॉइंट पे आपने एक इंटरेस्टिंग बात बोली आपने, इनफैक्ट वो काफी भयानक बात है, इंटरेस्टिंग भी नहीं कहूंगा, कि भारत के ऊपर इसका इम्पैक्ट होने लगेगा। अब ये तो देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो रेडिकलाइजेशन हुई है, वहां के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन हम भारत के एंगल से देखें तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में हम हमारे ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट इसका देखेंगे? क्योंकि देखिए, स्मगलिंग होना, बॉर्डर पे छुटमुट वारदात होना, ये तो ठीक है, लेकिन भारत के अंदर ये लोग कैसे आगे जाके, आप क्या थ्रेट देखते हो? कैसे, क्या टेरर अटैक्स का रिस्क बढ़ रहा है, या आपको लग रहा है कुछ इंसिडेंट, मतलब कौन से एरियाज में आपको रिस्क लग रहा है? बांग्लादेश से टेररिस्ट तो इस तरफ इतनी आसानी से आ नहीं पाएगा, लेकिन इस तरफ जो मदरसा है, जो कि मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा है, जिसको मुसलमान की भाषा में जिसको वो लोग कौमी मदरसा या खारिजी मदरसा बोलते हैं, आपने सुना होगा, जो अनएडेड मदरसा, जो सरकार पैसे नहीं देते हैं और उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, कोई भी जगह पे मदरसा खोल देते हैं छोटे छोटे, इसको वो लोग कौमी मदरसा या खारिज ये लोग बोलते हैं। इस मदरसे में मैंने देखा है कुछ जगह पे कि बांग्लादेश की जो कट्टरपंथी, उनका भाषण ये सुन रहा है ओपनली, इनका भाषण वो सुनते हैं और खुद ही सुनेंगे और खुद ही तैयार हो जाएंगे जिहाद के लिए, क्योंकि उनको तो 72 हीरो बुरे मिलेंगे। लेकिन हम लोग इसको अनदेखा कर देंगे तो हमारे निरीह नागरिक मारे जाएंगे, कुछ जगह पे क्या हो जाएगा। आप सोचिए, यहाँ पे जब मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ था, हिंदुओं के ऊपर जो वायलेंस हुआ था, 3 गांव जल गया था, तीनों गांव, मैं खुद ही उस जगह पे गया था रिपोर्टिंग करने और लोगों को मदद करने। वहां पे अभी तक आर्मी डिप्लॉयड है वहां पे उस गांव में। अब सोचिए, भारत में एक राज्य में हिंदुओं को बचाने के लिए, उनकी घर संपत्ति बचाने के लिए, उनकी लड़की बेटी की सम्मान बचाने के लिए, जान बचाने के लिए आर्मी डिप्लॉयड रहती है, रैब डिप्लॉयड रहती है। ये तो कश्मीर में होता था, वेस्ट बंगाल में शुरू हो गया। अभी मैं बोल रहा था, मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं को कौन किया, उनका नेबर्स किया है ना, उनका पड़ोसी किया है वो मर्डर किया कौन? उनका पड़ोसी किया है। उनकी घर कौन जलाया? पड़ोसी मुसलमान जलाया। तो वो लोग उनके मन में इतना घृणा, इतना हेट कहां से आ रहा है? ये वो तो किसी भी तरह से वो रेडिकलाइज्ड हुआ ना, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। वो रेडिकलाइज्ड कौन कर रहा है? बांग्लादेश से बहुत सालों से ये चलता आ रहा है कि शेख हसीना के फॉल जाने के बाद आना बंद हुआ है, लेकिन पहले से क्या होता है, बांग्लादेश से जो मौलाना और मौलवी ये लोग भारत में आता था, धर्मीय इस्लामिक जलसा करने के लिए आता था। बंगाल में ये होता है जलसा, हाँ, सर्दी पड़ने से ही शुरू हो जाता है जलसा, इस्लामिक जलसा, इसाले सवाब, ये सब बोलते हैं। तो ये सब शुरू हो जाता है। ये लोग यहाँ पे आते हैं, 10 दिन रहता है, धार्मिक प्रोग्राम करने के बहाने आते हैं, इसको ट्रेनिंग देके जाता है। कौन खबर रखता है? कोई खबर नहीं रखता। तो अब सोचिए ना, इसका इफेक्ट, इस जो रेडिकलाइजेशन का, बांग्लादेश की रेडिकलाइजेशन का इफेक्ट पूरा वेस्ट बंगाल की लोग महसूस नहीं किया, लेकिन मुर्शिदाबाद के 3 गांव के लोग महसूस कर लिए, है ना। वहां पे हिंदुओं का कोई रोल ही नहीं था। वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था वक्फ बिल के खिलाफ, जल गया गांव, 3 हिंदुओं का गांव, एक बाप बेटे का मारा हो गया। घर से गाय बकरी उठा के लेके चला गया, घर से सोने दाल चला गया, पूरा घर चल गया। तो सोचिए, ये रेडिकलाइजेशन का इफेक्ट है। आप सोचिए ना, कोई अगर
रेडिकलाइज्ड होके बॉर्डर से घुसकर मुंबई में जाकर फट गया। वो तो सपने देख रहे हैं 72 करोड़ मिलने की। कुछ लोग मीडिया लोग मर जाएगा, वो लोग अपने टैक्स पेइंग सिटीजन, देश की आइन को मानने वाले, संविधान को सम्मान करने वाले, सिस्टम को मानने वाले, है ना, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सो अमित भाई, मेरे को इस पे एक क्वेश्चन है कि अभी आपने ये रिस्क भी बता दिया क्या है, तो अभी सुवेंदु जी की जो नई सरकार है, इनके आने के बाद आपने ग्राउंड लेवल पे कुछ स्टेप्स होते हुए देखा है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ होगा इसको एड्रेस करने के लिए, और वो क्या स्टेप्स होंगे? देखिए, कुछ तो दिख रहा है, धीरे धीरे दिख रहा है। पहले एक ही महीने हुआ है, 1-2 महीने हुआ है खाली। तो मुस्लिम का जो सबसे समस्या सबसे बड़ी जो है, मुस्लिम इस देश में, ये मैं सही बात बोल रहा हूँ आपको, इस देश में मुसलमान आइन को, आइन सिस्टम को नहीं मानते हैं। इस देश में ये लोग जितने भी जगह पे 2 नंबरी का धंधा चलते हैं, 2 नंबरी का काम चलते हैं, आइन का छोड़ के, आइन को ना मानने वाला काम चलते, वहां पे मुसलमान इन्वॉल्व है, ठीक है। और इससे वो लोग पैसे कमाती है, और ये पैसे की गर्मी से ये सब जिहाद वगैरह, हिंदू के ऊपर अटैक, लाभजद वगैरह करना, वायलेंस करना, ये सब करती है। तो सरकार आने के बाद सरकार का सबसे पहला काम होना चाहिए, जितनी भी इलीगल काम चल रही है, जैसे आपको मैं वेस्ट बंगाल की बता दूं, किसी मुसलमान गुंडा, एक मुसलमान एमएलए था शौकत मोल्ला, ये पिछले कुछ दिन पहले अरेस्ट हुआ है। ये 2 नंबरी का जो मछली का काम, मछली पालन का जो फिशरीज होती है, इसको ये कंट्रोल करता था। उस फिशरी का जमीन जो है, वो जमीन सरकारी जमीन है। जंगल को काट के बनाया गया था, मैंग्रोव की जो जंगल थी उसको काट के बनाया गया, और उससे वो हर साल 100-200 करोड़ कमा लेता था। उससे वो गुंडा पालता था, और उस गुंडे की जो वजह से वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करता था। किसी बार तो हिंदू के ऊपर डायरेक्ट अत्याचार करता था, किसी के ऊपर उसको बीजेपी का टैग देकर उसके ऊपर अत्याचार करता था। उसको अरेस्ट करना है, किया है पुलिस। उसके बाद जहांगीर को अरेस्ट किया है, जो इलीगल काम करता था। तो इतने जो इलीगल काम जो करते हैं, इसको पहले सोर्स ऑफ जो इनकम, उनके जो हाथ में जो पैसे आती है ना, अनअकाउंटेड मनी, अनटैक्स्ड मनी, जिसके कोई खबर नहीं किसी के पास, ये जो कारोबार है, इसको बंद करना है पहली काम। जैसे शेख शाहजहां सौदेश खाली को वो स्मगलिंग करता था, उसके पास स्मगलिंग का अंधाधुंध पैसा था, वो अरेस्ट हो गया, उसका स्मगलिंग का पूरा धंधा चौपट हो गया। तो पहले काम उसके हाथ में जो पैसे है उसको खत्म करना है। ये खत्म हो जाएगा, 2 नंबर का धंधा खत्म हो जाएगा। जितनी भी, जैसे कि अभी सरकार, शुभेंदु अधिकारी की सरकार बीरभूम में जो गिट्टी मिलता है, जो घर बनाने के लिए जो स्टोन, ब्लैक वाली गिट्टी मिलती है, पाथर स्टोन बोलते हैं उसको, स्टोन चिप का जो काम होती है, यहाँ पे सरकार का डेली सरकार का रेवेन्यू लॉस होता था 2 करोड़ रुपया। सब मुसलमान के हाथ में था ये काम, और इसको बंद कर दिया सरकार। जितने भी मुसलमान गुंडा था वो तो ये तो भाग गया, या तो अरेस्ट हो गया। तो ये जो बात है, ये पैसा उन लोगों के हाथ में जो इतने अंधाधुंध पैसे आते, उसको पहले बंद करना है, और सरकार सही दिशा में ये काम कर रहा है। और मुसलमान जब इनसिक्योर फील करता है कि हम लोग का 2 नंबर का धंधा चल नहीं रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उनका जो सबसे जो बड़ी पावर है, वो वायलेंस करने के लिए रास्ते पे उतर आती है। पहले की सरकार क्या करती थी, उस पूरी मुसलमान के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करती, ममता की सरकार ने। अभी क्या हुआ, जहांगीर को अरेस्ट किया, उनके बीवी ने, जहांगीर की बीवी जो रेजिना बीबी, ये क्या किया, ये हजारों के लोग, महिला, मुसलमान महिला, पुरुष, बच्चे, युवा, सबको लेके थानाओं को घेराव किया था। वहां पे पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस मिलकर बहुत अंधाधुंध लाठीचार्ज किया, और बहुत लोगों को अरेस्ट भी किया, और बहुत लोग भागने के लिए जो पोखर है और पानी में कूद पड़ा। तो ये जो बात है, ये जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स, इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी वो डर में है, मुसलमान हर समय ये काम करते हैं कि जब उनको इनसिक्योर फील होती है कि हम लोग 2 नंबर का धंधा चला नहीं सकते, पुलिस हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहा है, पुलिस ये कर रहा है, तो तब वो मानवाधिकार का बात करके, संख्यालघु राइट्स की बात करके
वो क्या करती है, सिस्टम को डराने की कोशिश करती है, वो रोड रास्ते पे उतर आती है, वायलेंस करती है, आगजनी करती है, मारपीट करती है, लूटपाट करती है। इसको देखे पुलिस, तो हम लोग का देश का पुलिस क्या है, इसको तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो वो क्या करती है कि मुसलमान के सामने झुक जाती है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी अभी तक तो झुका नहीं, तो ये करने से सब ठीक हो जाएगा। चलिए ठीक है। और टुवर्ड्स द एंड मुझे आई थिंक काफी सारे टॉपिक्स पे हमने शॉर्ट में ही बात कर लिया, आपने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की, लेकिन मैं इस कॉन्वर्जेशन के, हम ऑब्वियसली इसके बाद में वापस भी बात करेंगे, लेकिन एक वापस कमिंग बैक टू बांग्लादेश, तो अब आप बांग्लादेश में इस चीज को कैसे जाते हुए देखते हैं? क्योंकि क्या ऐसा ही चलता रहेगा? क्योंकि बांग्लादेश में क्या है कि पाकिस्तान इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। अभी आईएसआई का ढाका के अंदर एक मॉड्यूल भी उनका एम्बेसी के अंदर एक्टिवेट हो चुका है, जो हम भी ट्रैक करते हैं, जो यहाँ से जो हमें दिखता है, और ये सब चीजें चल रहा है। तो तारिक रहमान जो है वो चाहता क्या है? मतलब उसको नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या उसको सेवन सिस्टर्स की ये लोग बातें करते हैं? क्या ये लोग सीरियस हैं इन धमकियों को लेके? ये बांग्लादेशी की सेवन सिस्टर्स की बात करते हैं और भारत के ऊपर हमला करने की बात करते हैं। आप इसको इमीडिएटली तो इनकी क्षमता नहीं है, लेकिन आप इसको कैसे, क्या आप इसको एक लेजिटिमेट थ्रेट की तरफ से देखते हो? क्योंकि देखिए, घुसपैठ करना, थोड़ा बहुत टेरर अटैक वगैरह प्लान करना, ये तो अलग बात हो गया ना, बट फ्रॉम अ नेशनल पर्सपेक्टिव आप इसको क्या आगे आने वाले 5 सालों में एक बड़ा थ्रेट देखते हो? देखिए, बांग्लादेश पहले भी बड़ा थ्रेट था, अभी भी बड़ा थ्रेट ही है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी उन लोगों का जो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन और इस तरफ लगातार घुसपैठ की करने की कोशिश, स्मगलिंग चलाने की कोशिश, सब कुछ लगाने की कोशिश, और इसके खिलाफ हम लोगों के पास कोई इशू नहीं है, बफर जोन हम लोगों के पास है नहीं। हम लोग थोड़ा बहुत भारत सरकार चट्टग्राम की जो जो हिंदू बौद्धों का जो विद्रोही संगठन है उनको थोड़ा हेल्प कर देती, या वहां पे कुछ संख्यालघु ऑर्गेनाइजेशन उसको थोड़ा हेल्प कर देती, या बांग्लादेश में कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की नाम पे कुछ चीजें लीज में ले लेती, या ये सब अगर बांग्लादेश कर देती, भारत अगर कर देती वहां पे, और या भारत वहां पे जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार है उसके ऊपर कुछ नहीं करना है, खाली 2-3 बार बोल देने से बहुत सारा कुछ हो सकता था। लेकिन भारत एक भी शब्द नहीं बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोल रहा है, किसी मिनिस्टर भी नहीं बोल रहा है, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, डेली मारा हो रहा है, और बहुत कुछ बांग्लादेश में हो रहा है। मैं बोलूंगा तो मेरे जैसे आदमी के बात कौन सुनेगा, है ना, छोटे आदमी के बात कोई नहीं सुनता। बहुत सारी चीजों को वहां पे हो रहा है, हमारे पास खबर भी रहती है, आती है खबर, कोने कोने से खबर आती है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है भारत। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बांग्लादेश को लेके लगातार लिखने से 2025 में 2024 में मेरा जो ट्विटर आईडी था उसको विथहेल्ड कर दिया गया था इंडिया में कुछ दिन के लिए। तो इसको लेके मैं भी थोड़ा धीरे से बोलता रहता हूं, लेकिन मुझे जो सेवन सिस्टर्स वाली जो थ्रेट है, ये थ्रेट इतना जेन्युइन नहीं लगता। लेकिन तारिक रहमान और उनकी साथ जो लुत्फर नाम का एक है, लुत्फरुज्जामान बाबर उसका नाम है, ये पहले शेख हसीना के टाइम में ये पकड़ा गया था। आसाम की जो उग्रपंथी संगठन उल्फा और पश्चिम बंगाल में तब जेएमबी नाम का एक संगठन, जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश, और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों को ये देने के लिए, हथियार देने के लिए पूरा एक जहाज भर के हथियार लाए थे, तारिक रहमान लाए थे। तो वो पकड़ा जाता है, वो हथियार बांग्लादेश में कुछ पकड़ा जाती है, कुछ नॉर्थ ईस्ट में कुछ पकड़ा जाती है 2004 में। तो उसके बाद वहां पे एक क्रिश्चियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी एक्टिव था, ये भी उन लोगों को, वो त्रिपुरा में भी एक्टिव था, और त्रिपुरा में आरएसएस के जो कैडर्स थे उनको भी ये क्रिश्चियन वाले जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत पहले भी
मार चुका है, आसाम में भी मार चुका है। तो ये जो सेवन सिस्टर लेने की बात कर रही है, ऐसा नहीं है कि मुसलमान की आर्मी चला जाएगा दौड़ के वहां पे बॉर्डर पे, नहीं। ये नॉर्थ ईस्ट के जितने भी सेपारेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको ये हथियार देकर मदद करेगा। पहले भी करता था, अभी भी करेगा, अभी कर भी रहा है ना। लेकिन साथ ही साथ बांग्लादेश चट्टोग्राम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्म ग्रुप, जो चट्टोग्राम को बांग्लादेश से अलग करके वो भारत से जोड़ना चाहती है, या तो एक सेपरेट स्टेट बनानी चाहती है। इसको इसके ऊपर ये बांग्लादेश सरकार क्रैकडाउन कर रहा है। हिंदू बौद्धों का मिल के ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनका आइडेंटिटी, उनका धर्म से वो हिंदू बौद्ध तो है, लेकिन उनका आइडेंटिटी एक ट्राइबल ग्रुप की तरह, ट्राइबल ग्रुप है। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके ऊपर बहुत ही ये चल रहा है। और वो अभी पैसे जुटाने के लिए वो बैंक पर, बांग्लादेश में बहुत सारे बैंक्स में हमला कर रहे हैं। ये खबर आपको अब तक मीडिया तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये है, हो रहा है। लेकिन उसको थोड़ा मदद कर देता भारत सरकार। ये हर सरकार करती है। जिसके पास पावरफुल है, आपके पास पावर है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट चले जाओगे। आपके लिए जो वहां पे खड़ा है उसके ऊपर आप उसको पैसे दो, उसको थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह दो, जैसे कि इंदिरा गांधी ने किया था बांग्लादेश में, जो मुक्ति जो थे उनको ट्रेनिंग दिया था। ऐसे भी उन लोगों को ट्रेनिंग दो आप। हाँ, जरा हम लोगों का यही बात है कि हम लोग थोड़ा इरेस्पॉन्सिबल कंट्री हो गए अभी, है ना। हम लोग तो चावल भी दे रहे हैं अमित भाई, हम लोग तो चावल भी दे रहे हैं, डीजल भी दे रहे हैं, गैस भी दे रहे हैं, नहीं तो वो भी तो हम लोग दे रहे हैं। डीजल चावल, ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दे रहे हो ना लोगों को खाने के लिए। वही लोग आपकी डीजल की बाइक से, डीजल को बाइक में भराकर मीटिंग में आ रहा है, और घर जाकर आपकी भेजे हुए चावल से वो खा के सो जाए, फिर नेक्स्ट डे आपके एम्बेसी में हमला करने के लिए आ रहा है ना। बात वही है ना कि हम लोग बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर जितने टाइम इरेस्पॉन्सिबल रहे हैं, उसके ऊपर एक भी बात नहीं कर रहे हैं, से ठीक है। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसको हम खाना भेज रहे हैं, एम्बुलेंस भेज रहे हैं, मेडिसिन भेज रहे हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सोचना चाहिए, मुझे लगता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक जो लोग भारत के अंदर पीपल्स टू पीपल्स कांटेक्ट की बात करते हैं, अभी हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी का मीटिंग हुआ था कुछ महीने पहले, उसमें हमको ये बोला गया था कि पीपल्स टू पीपल्स कांटेक्ट बढ़ाना है बांग्लादेश के साथ। तो कैसे बढ़ाएंगे, मतलब व्हेन सामने कुछ यही नहीं है। तो अमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने बहुत सारी चीजें शेयर की हमारे साथ। दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए इस वीडियो को। हाँ बोलिए बोलिए। एक पॉइंट रह गया, भारत में जो लोग, हाँ बोलिए अमित भाई। पीपल्स टू पीपल्स कॉन्टैक्ट, भारत में जो लोग बोलते हैं कि पीपल्स टू पीपल्स कॉन्टैक्ट बढ़ानी है, बातचीत बढ़ानी है, लोगों से मेल बंधन बढ़ानी है, ये लोग को ना बांग्लादेश के बारे में आइडिया नहीं है। भारत की जो संख्यालघु है, इसके लिए एक संख्यालघु मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, एक माइनॉरिटी कमीशन है, माइनॉरिटी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। बांग्लादेश में ये सब नहीं है, कुछ नहीं है। वहां पे एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी नहीं है, एक माइनॉरिटी कमीशन भी नहीं है ना। माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ अलग से पैसे कोई नहीं देता, है ना। माइनॉरिटी के ऊपर कुछ बड़ा घटना हो जाती है, उनके ऊपर कोई कमीशन नहीं बैठता। वहां पे हिंदू खाली वोट दे सकता है। उनके जो 1 लाख हेक्टेयर के ऊपर जमीन छोड़ के वो भाग के आया है, वो जमीन जो सरकार उन्होंने ले लिया है, पावरफुल लीडर्स ले लिया है, उनको वापस कराने के लिए सरकार का भी स्टेप नहीं लेती, मुंह से एक शब्द नहीं निकलती। कोई हिंदुओं को मंदिर तोड़ दिया, उसके ऊपर उनका सरकार कुछ नहीं बोलती। पार्लियामेंट में उनके लिए कोई वॉइस ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान में सेकुलर नाम का कोई चीज ही नहीं है। हमारे यहाँ पे हिंदू एमपी, हिंदू नाम का एमपी मुसलमान के लिए बोलता है, लेकिन बांग्लादेश में मुसलमान नाम का एमपी हिंदू के लिए नहीं बोलता। तो यही तो अलग सिचुएशन अलग है। तो बातचीत ये सब क्या होगा, आप सोचिए ना। जिसका बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है, जिसके बात सुनने वाला कोई नहीं है,
जिसका एक मिनिस्ट्री, अलग से मिनिस्ट्री नहीं है, उनका कोई डेवलपमेंट फंड नहीं है, तो उनसे क्या बात करें, है ना। पहले आप बात करने के लिए दोनों को बराबर बैठना चाहिए, बराबर का अधिकार देना चाहिए, फिर भी एक ही बोली, फिर तब फिर रिजेक्ट होगा। हाँ ठीक, बोलिए फिर। नहीं, प्लीज आप कंप्लीट कीजिए आपका पॉइंट। आप हो गया मेरा पॉइंट। नहीं, मैं समझ गया। एक्चुअली हम इस चैनल में अक्सर इन चीजों को कवर करते हैं, और यही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारी सरकार ने डिप्लोमेटिकली कोई कदम नहीं उठाया ये जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर, इसको लेके। और इनफैक्ट हमारी कंप्लेन ये है कि हमारी सरकार इन्वॉल्व ही नहीं होती बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश के अंदर बीएनपी का एलिगेशन ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जो आउट ऑफ टच विद रियलिटी है। और उम्मीद है कि चीजें चेंज हो। और अमित भाई, वापस हम आपको इनवाइट करेंगे इस चैनल में। आपका इंफॉर्मेशन आप जो शेयर करते हैं वो बहुत वैल्यूएबल है। दोस्तों, लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ऐसे ही हम जियोपॉलिटिक्स पे डिस्कशंस करते रहते हैं इस चैनल के अंदर। आज अमित जी आए हमारे चैनल में, बहुत बहुत धन्यवाद। और अमित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं बिफोर वी एंड द कॉन्वर्जेशन? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपसे बात करके